Thank you, Mr. Somadenjan. Shri Radha Mohan Singh. मैं आपका आभारी हूं। इस अवसर पर मुझे बोलने का आपने मौका प्रदान किया। मैं अपने मतदाताओं के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 11वीं लोकसभा में भेजकर यह स्वर्णिम अवसर मुझे प्राप्त कराने में सहयोग किया। अध्यक्ष जी, आज़ादी के 50 वर्ष बाद स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं और उस अवसर पर विशेष रूप से हम यहाँ समवेत हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी अपने देश को, हम सब बोल रहे हैं, लेकिन विचार करना पड़ेगा 50 वर्ष बाद कम से कम हमें जब आगे बढ़ना है तो पीछे भी देखना पड़ेगा। यदि सुनहले भविष्य का निर्माण करना है तो वर्तमान में खड़ा होकर हमें अतीत की ओर भी झांकना होगा। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन खंडित आज़ादी मिली थी। जब आज़ादी की हम लड़ाई लड़ रहे थे और जब आज़ादी प्राप्ति के किनारे पर आए तो इसके पूर्व देश के अंदर एक खास समुदाय के लोगों ने आंदोलन छेड़ा कि मेरे लिए एक अलग देश बनाओ, जिसका परिणाम हुआ खंडित आज़ादी मिली, एक पाकिस्तान बना, दूसरा हिंदुस्तान बना। और जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो दोनों के अपने अपने संविधान बने। हिंदुस्तान का संविधान बना, हमने लिखा, पहला वाक्य लिखा, सर्व धर्म समभाव। पाकिस्तान का संविधान बना, पहला वाक्य लिखा गया, धार्मिक स्टेट। पाकिस्तान इज इस्लामिक स्टेट। अब हिंदुस्तान के अंदर जो ये लिखा गया, हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा गया, सर्व धर्म समभाव, हम सब धर्मों का आदर करेंगे, ये कोई गलती हमने नहीं की और करते भी नहीं, क्योंकि हमारी एक संस्कृति जिसके अंदर सबके आदर का भाव, हमारी संस्कृति पुरानी संस्कृति, सदियों पुरानी संस्कृति, जिस संस्कृति का उदाहरण आज भी हमारे गांव में मिलता है कि हम साल में एक बार अपने दुश्मन को भी दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर नाग को दूध पिलाते हैं और पूजा उसकी करते हैं। हमारी संस्कृति गांव में जो आज है उसी का परिणाम था कि हमने सबके आदर का भाव अपने संविधान के अंदर दिया। हमारी माताएं जब घरों में रोटी बनाने के लिए बैठती है, जब आटा गूंथती है, सामने से चींटी गुजरती है तो आटा का टुकड़ा तोड़कर चिट्टी के सामने डालती है। ये हमारी संस्कृति और उसका परिणाम सभी धर्मों के आदर करने की बात हमने अपने संविधान में की। अब जब हमारा संविधान बना और जब अपना राज हुआ, स्वराज हुआ, तो अपनी इस विरासत को हम भूलने लगे। हम भूलने लगे तिलक को, हम भूलने लगे गोखले को, हम भूलने लगे महात्मा गांधी को। और 50 वर्ष आते आते हम भूल गए सरदार पटेल को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। हमारे ऊपर मानसिकता छाने लगी मैकाले की, हमारे ऊपर मानसिकता छाने लगी लॉर्ड क्लाइव, जॉर्ज पंचम की, जीना की, और हम अपनी संस्कृति को भूलते गए। हम फंसते गए भोगवादी संस्कृति की ओर। बाबर की संस्कृति में, औरंगजेब की संस्कृति में, आक्रमणकारियों के संस्कृति में, पाश्चात्य देशों की भोगवादी संस्कृति में, और उसी भोगवादी संस्कृति में फंसने का परिणाम आज भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। अध्यक्ष जी, 5 दिनों से इस सदन में देश के सारे नेताओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को सोमवार को सुनेंगे, लेकिन 5 दिनों के अंदर अपने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय नरसिम्हा राव जी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा लंबा चौड़ा उनका मार्गदर्शन हुआ। विदेश की चर्चा हुई, देश की चर्चा हुई, भ्रष्टाचार की चर्चा उन्होंने एक शब्द भी नहीं किया।
स्वाभाविक है, अपने देश की भी संस्कृति है, कोई भी पतिव्रता नारी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहती। चंद्रशेखर जी ने भ्रष्टाचार की कोई चिंता नहीं की, उन्होंने चिंता की तो राष्ट्रपति जी ने जो भ्रष्टाचार की चिंता की थी उसकी चिंता की, देश के भ्रष्टाचार की चिंता नहीं की। देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी चिंता नहीं, राष्ट्रपति जी ने जो चिंता की थी उसकी चिंता की और कहा कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे ईमानदार देश है। मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि यहां की 95% जनता ईमानदार है। किंतु अध्यक्ष जी, इस 95% जनता की ईमानदारी का कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि व्यापक जनता की यह ईमानदारी 5% लोगों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की कैदी बनी हुई है। सच तो यह है कि उच्च पदों पर बैठे, चाहे वो अफसर हो या राजनीतिक, 5% लोगों का भ्रष्टाचार 95% मेहनतकश जनता की ईमानदारी पर ही पल रही है। अभी हाल में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अवकाश प्राप्त जो वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनका सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन की प्रथम वक्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा ने कहा कि देश की बिगड़ती स्थिति के लिए पूरी तरह राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं। इस देश की जनता को विदेशियों ने कई सौ साल तक लूटा, उससे कहीं ज्यादा यही के शोषकों ने मात्र 50 वर्षों में लूटा। अब उसका परिणाम सामने है। भ्रष्टाचार के कारण देश के विकास की गति ठप है। आजादी के 50 वर्षों के बाद की उपलब्धि, हम तो पैदा हुए आजादी के वातावरण में, लेकिन बाप दादों के मुंह से कहानी सुनते हैं कि जब यह देश गुलाम था तो गांव का एक आदमी 1 रुपया पॉकेट में रखता था, हाट बाजार जाता था और 1 बोरा गेहूं खरीद कर लाता था। अध्यक्ष जी, हमारी उपलब्धि है कि आज 1 रुपया अगर हम लेकर 1 बोरा लेकर जाए तो 1 रुपये में 1 बोरा भूसा भी मिलना मुश्किल है। बाप दादे कहानी कहते हैं, 1 रुपये में जब हम गुलाम थे तो पूरे तन को ढकने के लिए वस्त्र हम बाजार में खरीद लेते थे, लेकिन आज पूरे बाजार में घूम जाए, आजादी की हमारी ये उपलब्धि है 50 वर्ष की कि नाक पोंछने के लिए 1 रुपया में रुमाल नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, ये कैसी हमारी आजादी है। देश के लाखों भाई जो दवा बनाने की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके जवान बेटे दवा के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाते हैं, इसलिए नहीं कि दवा खाना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि उनके पॉकेट में दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं। लाखों हमारे भाई जो कपड़ा बनाने के कारखानों में काम करते हैं, सूरत और मुंबई के शहरों में हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों ऐसे कामगार जब शाम में जाएंगे देखेंगे तो नंगे बदन सड़क पर घूमते हैं, इसलिए नहीं कि कपड़ा पहनना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि उनके पॉकेट में पैसा नहीं। ये पैसा है कहां? रत्न गरवा ये देश जहां दूध की नदियां बहती थी, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, पैसा जा कहां रहा है? पैसा जो जनप्रतिनिधि है, जो उच्च पदों पर बैठे अफसर है, उनके पॉकेट में जा रहा है। ये विषमता देश के अंदर, और उसका परिणाम हर क्षेत्र में जो दृष्टिगोचर हो रहा है बिल्कुल साफ है। कृषि के मामले में आज हमारी क्या स्थिति है? शासकीय भंडार में भी आज अनाज 2.75 लाख टन संग्रह हो गया और उसमें अब अधिक अनाज रखने की जगह नहीं है। शासन ने 45 लाख टन अनाज का निर्यात करने का निर्णय लिया है। 1 लाख टन अनाज हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने मीडिया को भी भेंट किया है, लेकिन गांव में लोग भूखे मर रहे हैं। कालाहाड़ी जिले में, बिहार की वनांचल के इलाके में 2 जून रोटी नसीब नहीं हो रही है। अध्यक्ष जी, देश की 75% जनता कुपोषण से पीड़ित है। इसमें 90% लोग ग्रामीण एवं शहर के झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र के हैं। अभी 5 मिनट हुआ है, इतना अन्याय नहीं किया जाए। एक तो रात भर जगे हम लोग। प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता जो सन 1984 में 346 किलोग्राम थी, जो सन 93 में घटकर 303 किलोग्राम रह गई। अध्यक्ष जी,
देश में दाल की उपलब्धता क्या है कि 50 वर्षों की आजादी का लेखा जोखा है। देश में दाल की उपलब्धता जहां सन 52 में प्रति व्यक्ति 75 ग्राम थी, वहीं सन 94-95 में घटकर 34.8 ग्राम रह गई। अध्यक्ष जी, सड़कें, ये सारे धन कहां जा रहे हैं? क्या हालत है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों हेतु आवंटित धन कुल सरकारी क्षेत्र हेतु उपलब्ध राशि का 6.7% था, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 3% मात्र रह गया। उसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में जहां पहली पंचवर्षीय योजना के दरमियान कुल योजना राशि के 1.5% निवेश होता था, वह घटकर 8वीं योजना में सरकारी क्षेत्र हेतु कुल राशि का 0.6% रह गया। ये दृश्य है अध्यक्ष जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि प्रत्येक देश को अपने सकल घरेलू उत्पादन का कम से कम 5% स्वास्थ्य पर खर्चा करना चाहिए। फिलहाल केंद्र एवं राज्यों का स्वास्थ्य पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पादन का 1.5% ही है, जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य पर योजना खर्च 3.3% था, जो 1994-95 की केंद्रीय योजना में घटकर 0.8% रह गया। महोदय, मैं एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सदन का और देश का ध्यान लेना चाहता हूं। ISI की गतिविधियां जो देश में बढ़ रही है, इसकी चिंता होनी चाहिए। 50 वर्ष आजादी के हो गए और हम अपने दुश्मनों को अपने देश में के अंदर आने से नहीं रोक सकते। सीमा की बात छोड़ दे, आज नेपाल उनके गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस देश के अंदर भागीरथ ने बड़ी तपस्या करके गंगा को इस धरती पर लाया था, लेकिन हमने क्या किया? बांग्लादेश के साथ जल समझौता किया, और जिस बात की कभी कल्पना नहीं की थी कि गंगा भी सूख सकती है। आज पटना के किनारे जहां गंगा की गर्जना सुनाई पड़ती थी, आज कोसों तक बालू के टीले दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल महीने में सिमरिया के अंदर गंगा को पैदल पार किया जा रहा है, इसकी कल्पना नहीं। नेताओं ने पाप किया, राजनेताओं ने पाप किया, बांग्लादेश के साथ समझौता किया, और उसका प्रायश्चित आज गंगा कर रही है। अध्यक्ष जी, मैं आजादी के इस 50वीं वर्ष के अवसर पर मैं सदन के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि उस समझौते को रद्द करना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित गंगा करे। शायद ये देश के लिए दुर्भाग्य का दिन होगा। और अंत में मैं लोकपाल विधेयक की चर्चा करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। इस बार भी लोकपाल विचार के लिए सरकार के पास प्रस्तुत किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष के पास जो पत्र प्राप्त हुए हैं, जो देश भर से पत्र प्राप्त हुए हैं, अपने आप में आंख खोल देने वाला है। लोग यह मानकर चलते हैं कि राजनेता भ्रष्ट होते हैं, अतः लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री से लेकर सांसदों तक सभी राजनेताओं को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। लोकपाल को उनके बारे में छानबीन करने का पूरा अधिकार, 1 मिनट सर, पूरा अधिकार होना चाहिए, और दोषी माने जाने पर उस राजनेता को दंड देने का अधिकार भी लोकपाल को होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लोकपाल जांच कर उसकी रिपोर्ट सरकार को दे, सरकार आराम से उस पर सो जाए। यह होना चाहिए कि हर वर्तमान और पूर्व मंत्री तथा वर्तमान तथा भूतपूर्व सांसदों को सार्वजनिक रूप से ऐलान करना चाहिए कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, तब उनकी आर्थिक हालत क्या थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। राधा मोहन जी, थैंक यू। टेक योर सीट। CBI की मदद लेकर या अन्य सक्षम जांच एजेंसी की मदद लेकर सच का पता लगाने का प्रयास करे। भ्रष्ट राजनेताओं एवं अफसरशाही को अब स्पष्ट रूप से अच्छी तरह समझना होगा कि देश में नौजवानों की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है, जो धोखाधड़ी बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। GM मीर मंगामी।